हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, यानी कि यहाँ पर आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, तो यहाँ हमारे चैनल पे आइए, आप उस वीडियो को देखिए। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, ना ही कोई कूपन परचेज करना, ना ही कोई पैकेज लेना। और आप अगर उस वीडियो से एक बार नहीं समझ पाते तो आप उसको जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। यानी कि आप एक बार देखिए, कई बार देखिए, जितनी बार भी आप देखेंगे आपको ये वीडियोस फ्री ही मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए ई बुक और बुक्स लेकर आया है, यानी कि ये आप इसके अंदर आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रहेगा, और साथ ही इसे और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने इसे कैटेगराइज किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में बुक्स मिलेंगी। जैसे आप देख लीजिए, आपकी थ्योरी बुक्स हो गई, आपके ये एमसीक्यूज बुक्स हो जाएंगी, साथ ही आपके सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हो सकती हैं, पीवाईक्यू बुक्स हैं। तो हर तरह की बुक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। आप इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, जिसे फिल करके आप जो है ये बुक्स को, जैसे आप इसको फिल करेंगे हमारी टीम आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेगी इन बुक्स के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें आप करते रहिए, तो आपकी पढ़ाई में कोई भी अगर समस्या है तो आपका समाधान लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए आते हैं आज के हम वीडियो पर। आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th हिंदी कोड याद रखिएगा 302। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट कोड है, तो इसको हमें बहुत ज़रूरी है कि याद रखें ये चीज़। तो ये है आज हमारे पास मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका सीबीएसई ने जो पेपर इशू किया था, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, जो आपका सैम्पल पेपर इशू किया था, उसी के पैटर्न पे आपके लिए मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर लेकर आया है। ये पेपर लाने का हमारा सिर्फ एक ध्येय है कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जैसे आपका हमने बताया कि ये सैम्पल पेपर के पैटर्न पे ही है, तो यहाँ पर आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे आप पेपर से उतना ज़्यादा हैबिचुअल होते जाएंगे, और जब एक्चुअल में बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर आपके पास आएगा तो आप फटाफट सारी चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा पेपर नंबर 1। तो अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ सामान्य निर्देश हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं पढ़ना। तो यहाँ पर आपका विषय हिंदी रहेगा। आधार मतलब कोर, आपका कोड है 302, ये ध्यान रखना है। निर्धारित समय आपके पास आ रहा है 3 घंटे, और आपका पूर्णांक है 80, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप फटाफट निर्देश पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, निर्देश जरूर पढ़िए और उनका पालन भी करिए। इस प्रश्न पत्र को में 2 खंड हैं, आ और बा। कुल प्रश्न 13 हैं। ठीक है, 2 खंडों में हैं, 13 क्वेश्चन हैं आपके पास में। आ खंड में 45 वस्तुपरक प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें केवल 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि खंड आ में आपके पास टोटल 45 एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिनमें से आपको 40 ऑप्ट करने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आ और बा दोनों में ही आपके पास में आंतरिक विकल्प मौजूद हैं। खंड आ आपका बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड है, और खंड बा आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। हर किसी के साथ अंदर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको आप पढ़ के तब उत्तर देंगे। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब तो पूरे के पूरे 13 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उनके अंदर जो 13 प्रश्नों में अंदर जो आंतरिक विकल्प दिए हैं उनके हिसाब से आप काम करेंगे। यथा संभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, मतलब आप लाइन से आंसर करेंगे 1 2 3 4। ये नहीं कि आपने पहले 12 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्रमशः देना है, यानी कि लाइन से आप आंसर देंगे। अब आते हैं खंड आ का हमारा पहला प्रश्न। तो याद रखिएगा, खंड आ हमारा टोटल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी कि एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास अपठित गद्यांश। क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। आधुनिक समाज में मनुष्य की सोच सिर्फ स्वयं तक ही सीमित हो गई है। नैतिकता सिर्फ दूसरों को उपदेश देने की वस्तु बनकर रह गई है। आज मनुष्य स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी प्रकार के छल प्रपंचों का सहारा लेता है। दैनिक जीवन में मानवीय व्यवहार के अंतर्गत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण सत्य बोलने संबंधी है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था एवं मानवीय संबंध निर्बाध रूप से निरंतर प्रगतिशील रह सके। लेकिन एक समय अपनी सत्यवादिता को निभाने वाले राजा हरिश्चंद्र के अतुलनीय त्याग की कल्पना करना भी अब दुर्लभ है। वैसा वास्तविक व्यवहार तो असंभव है। यानी कि यहाँ पर सत्य के बारे में आपको बताया जा रहा है,
और एग्जाम्पल दिया गया है राजा हरिश्चंद्र का। जैसे उन्होंने किया था वैसा आज के समय में करना मुश्किल है, ये चीज़ भी वो बता रहे हैं। हमारे समाज में निर्माताओं ने सामाजिक मूल्यों में सत्य बोलने को इतना महत्व इसलिए प्रदान किया है ताकि मनुष्य अंतः क्रिया करने वाले दूसरे मनुष्यों के साथ छल कपट ना कर सके, समाज में अन्य सदस्य यथार्थ से वंचित एवं भ्रम के शिकार ना रहें। यह सामाजिक व्यवस्था को न केवल सुचारू ढंग से परिचालित करने में सहायक है, बल्कि इन सामाजिक मूल्यों के माध्यम से समाज अपने सदस्यों को त्याग करने एवं परहित को ध्यान में रखने की भी सीख देता है। यह सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का भी कार्य करता है। कहा जाता है कि सत्य बोलना एक कुंजी है, अर्थात आधारभूत सामाजिक मूल्य है, जिससे अन्य सामाजिक मूल्य अंतर संबंधित हैं। तो मतलब उन्होंने बताया है कि सत्य जो है उसी से हमारे जितने भी मूल्य हैं, जितने भी हमारे नियम हैं, वो सभी बंधे हुए हैं। अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती रहती है, यानी कि हम अंदर से हमेशा शुद्ध बने रहते हैं और हमारी सारी क्रियाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलती रहती हैं। इसके ठीक विपरीत झूठ बोलना सबसे बड़ा व्यक्तिगत और सामाजिक दुर्गुण है। झूठ बोलना एक प्रकार की चोरी है जिसमें किसी की दृष्टि से तथ्यों को छिपाया जाता है। यह लोगों को न केवल वास्तविकता से दूर रखता है बल्कि भावी परिणाम के प्रति भी सतर्क होने से वंचित करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक स्तर पर समाज एवं दूसरे सदस्यों को क्षति होती है। यह व्यक्ति एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक नुकसानदायक एवं कष्टदायी होता है। यह सामाजिक स्तर पर किया जाने वाला सर्वाधिक नकारात्मक व्यवहार है, क्योंकि इसका प्रभाव वर्तमान के साथ साथ भविष्य पर भी अत्यंत गंभीर रूप से पड़ता है। झूठ बोलने के कारण व्यक्ति कभी भी वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप वह ना तो उसे परिवर्तित करने के लिए कोई प्रयास कर पाता है और ना ही संभावित दुष्परिणामों के प्रति सतर्क हो पाता है। तो यहाँ बताया कि झूठ, जहाँ सच बोलना जो है बहुत ही अच्छी बात है, तो झूठ बोलना बहुत बड़ा दुर्गुण है। ये सिर्फ अपने अंदर ही नहीं, समाज के अंदर भी दुर्गुण है, क्योंकि इससे सिर्फ हम अपने आसपास लोगों के दिलों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण भी कर लेते हैं जो सही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। पाप इस अर्थ में कि यह हमें दिग्भ्रमित करके वांछित कर्तव्यों से वंचित करता है। झूठ या असत्य कथन ही बुराइयों की जड़ है। दुनिया में आने वाले किसी बच्चे द्वारा सबसे पहला गलत कार्य झूठ बोलना ही है और यहीं से उसमें भावी अनैतिकताओं एवं अपराधों की नींव पड़ती है। इसलिए कहा जाता है झूठ बोलना सभी पापों का मूल है। तो जहां सत्य हमारे सभी कर्मों को शुद्धिकरण देता है, वहीं झूठ हमारे सभी पापों को जन्म देता है। इसलिए झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो काफ़ी लंबा है। अपठित गद्यांश ध्यान रखिए, इस पे 10 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसलिए ये पैराग्राफ हमेशा लंबे ही होंगे। तो जो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है रीडिंग टाइम, उसमें ये सारा काम आपको करना है कि बहुत सतर्कता के साथ एक ही बार में इस गद्यांश को पढ़िए और इसके पूरे आंसर्स को मार्क भी कर लीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ इसके अब मुझसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और सबके सारे प्रश्नों के 1-1 मार्क्स होंगे। तो चलिए फटाफट अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य स्वयं के लाभ के लिए किसका सहारा लेता है? हम किस चीज़ का सहारा लेते हैं? झूठ का, अनैतिकता का, भ्रम का, या सभी प्रकार के छल प्रपंच का? तो जो पैरा में दिया गया है वो है कि हम सभी प्रकार के छल प्रपंच का सहारा लेते हैं। मानवीय व्यवहार का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण किसे माना गया है? मानवीय व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण गुण नैतिकता, प्रगतिशीलता, सत्य बोलना या निरंतरता। तो सबसे बड़ा गुण है हमारा सत्य बोलना, क्योंकि सत्य जो है वो सभी अच्छे कर्मों को जन्म देता है। भावी अनैतिकता एवं अपराधों की नींव कहां से पड़ती है? भावी अनैतिकता और अपराधों की नींव कहां से पड़ती है? बच्चे द्वारा झूठ बोलना आरंभ करने से, बचपन में पारिवारिक परिवेश से मिले गलत मार्गदर्शन से, असामाजिक कार्यों में सहयोग देने से, पाप कर्म में संलग्न होने से। तो क्या कैसे जन्म होता है अनैतिकता और अपराधों का? भावी वो है बच्चे द्वारा झूठ बोलना आरंभ कर। जैसे बच्चा छोटे बचपन में झूठ बोलता है, वो भावी अनैतिकता और अपराधों को जन्म देने लगता है।
सामाजिक मूल्यों को और उच्च स्तरीय बनाने एवं गरिमा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? किसके द्वारा जो है सामाजिक मूल्यों को उच्च स्तरीय बनाने का कार्य होता है? सामाजिक कार्यकर्ता, समाज निर्माता, भावी नैतिकता या सत्य बोलना। तो किसके द्वारा होता है? वो है सत्य बोलने के द्वारा जो है हम सामाजिक मूल्यों और उच्च स्तरीय बनाने और गरिमा प्रदान करने का काम करते हैं। सत्य बोलना एक आधारभूत सामाजिक मूल्य क्यों है? सत्य देखिए, सत्य बोलना एक आधारभूत सामाजिक मूल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे अन्य सामाजिक मूल्य संबंधित है, क्योंकि महापुरुषों ने इसे अधिक महत्व दिया है, क्योंकि यह समाज की प्रगति में सहायक है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण होती है। तो क्यों है ये सामाजिक मूल्य? कारण है क्योंकि इससे अन्य सामाजिक मूल्य संबंधित है। यानी कि हम सत्य बोलेंगे तो इससे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कनेक्टेड हैं। सत्य बोलने से वो सभी चीजें निखर कर सामने आती हैं। निम्नलिखित में से किससे समाज के सदस्यों के बीच किसी तरह के भ्रम या अनिश्चय की स्थिति नहीं रहती? क्या है वो? छल कपट करने से, सत्य बोलने से, झूठ बोलने से, अपराध ना करने से। तो क्या है? अब ये चीजें कौन सी हैं जो आपको बतानी है जिससे समाज के सदस्यों के बीच किसी तरह का भ्रम या अनिश्चित की स्थिति नहीं रहती? वो है आपका सत्य बोलने से। सत्य बोलने से समाज के सदस्यों के बीच किसी तरह का भ्रम और अनिश्चय की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि जब हम सही बोल रहे हैं तो भ्रम का तो कहीं, वही सत्य बोल रहे हैं तो किसी भी तरह का भ्रम उत्पन्न होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं होती। किसके परिणाम स्वरूप समाज एवं दूसरे सदस्यों को क्षति होती है? किसके परिणाम स्वरूप? झूठ के, सत्य के, वास्तविकता के या नकारात्मक व्यवहार के? तो वो है आपके झूठ के। झूठ से जो है वो समाज और दूसरे सदस्यों को क्षति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठ के संदर्भ में असत्य है? अब आपको बताना है, यहाँ 4 जो है वो दिए गए हैं वाक्य, उसमें आपको ढूंढना है कि झूठ के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक दुर्गुण है। इसमें तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। यह लोगों को वास्तविकता से दूर रखता है। यह व्यक्ति और सामाजिक दोनों स्तरों पर नुकसानदायी है। तो यहाँ पर जो असत्य है वो है इसमें तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के तथ्य को स्पष्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम सच्चाई को छिपा रहे हैं, तो हम यहाँ पर तथ्य को स्पष्ट कैसे करेंगे? तथ्य का तात्पर्य है कि यहाँ हम सबूत, किसी भी बात के पीछे जो सबूत है, जो गवाह हैं, उन चीज़ों को हम स्पष्ट करते हैं। लेकिन नहीं, झूठ में ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं की जाती हैं। ये असत्य है। झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है, ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है जो ये बोला जाता है कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है? झूठ व्यक्ति अपने हित के लिए बोलता है। झूठ हमें दिग्भ्रमित करके वांछित कर्तव्यों से वंचित कर रखता है। झूठ सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त कर देता है। झूठ से वास्तविकता से पर्दा हटाया जा सकता है। तो क्यों बोला जाता है झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है? क्योंकि झूठ हमें दिग्भ्रमित करके वांछित कर्तव्यों से वंचित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमें सही चीजों से हटाकर गलत चीजों की तरफ ले जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, ये इसका विषय वस्तु क्या है? सच और झूठ के प्रभाव पर है, ये नकारात्मक विचारों के सम्मेलन पर है, झूठ बोलने की आदत पर है, सत्य के प्रभाव पर। देखिए, हमने यहाँ झूठ और सत्य दोनों ही पढ़े हैं, तो यहाँ का जो सही होगा वो है सच और झूठ के प्रभाव पर। मतलब सच का क्या प्रभाव पड़ता है और झूठ का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब आते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास अपठित पद्यांश दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम पद्यांश हमारे सामने है, अब इसको हम पढ़ेंगे और इस पे उत्तर देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया? निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन द्वारा दीजिए। अब हमारे सामने 2 पद्यांश प्रस्तुत किए गए हैं, दोनों पद्यांश में से हमें कोई एक पद्यांश का उत्तर देना है, और ये टोटल हमारे पास 5 मार्क्स के हैं। यानी कि ये जो हमारा पद्यांश है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 के हमें उत्तर देने हैं। तो अब दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। क्या दिया है? हो दोस्त या कि वह दुश्मन हो परिचित या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से
उसके यश पर पड़ती दिखे धूल, तो सच बात कह उठने की रे, ये तेरे हाथों में हो ना भूल। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो अपने अंतर का नेह। अरे देकर देखो कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भास सकता है। जो गिरे हुओं को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए ना जिसे इतना गहरा को कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते, हर एक दृष्टा के कपोल आंसू से गीले होते। तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो अपने अंतर का इन्हें अरे देकर देखो। तो यहाँ पर ये पद्यांश में हमसे क्या बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत काम में हो जाता है या वो कई गलत संगति पर कुछ भी हो जाता है, गलत कर रहा है, तो उसे हमें सख्त बात या डांट से ना समझाकर प्यार से समझाना चाहिए। और इन प्यार के चक्कर में क्या होगा, अब उस व्यक्ति जिसने गलत काम किया है वो अपनी गलती को समझेगा और वो पश्चाताप भी करेगा। अब इस पर हमारे पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, गलत राह पर चल रहे व्यक्ति को सही राह पर लाने का क्या उपाय है? डांट फटकार के द्वारा, प्रेम व अपनेपन के व्यवहार द्वारा, उसे अपमानित कर उसे उसकी ही नजरों में गिराकर। तो पद्यांश के हिसाब से क्या है कि वो है प्रेम व अपनेपन के व्यवहार द्वारा हम उसे सही राह पर ला सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस पर प्रकाश डाला है? प्रेम की शक्ति पर, गलत राह पर चलने वाले व्यक्ति पर, व्यक्ति के जीवन पर, आम आदमी की शक्ति पर। तो सही इसका आंसर है वो डाला है प्रेम की शक्ति पर। मतलब प्रेम जो है वो क्या करता है, वो कितना भी गलत व्यक्ति हो, कुछ भी उसने गलत कार्य किए हो, उसे जो है सही राह पर ला सकता है। अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए ध्यान से, अपने अंतर का नेह अरे देकर देखो, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा या अनुप्रास। तो यहां पर जो अलंकार है वो है अनुप्रास। आप देख रहे हैं यहां पर अपने अंतर अरे, इसमें जो है आ वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, अंतर का स्नेह बांटने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम अपने अंदर का स्नेह बांटते हैं तो क्या पड़ता है इसका प्रभाव? व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है, व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सहज हो जाता है, व्यक्ति दूसरों को गिराकर स्वयं प्रगति करता है, व्यक्ति प्रेम के महत्व को कम करता है। तो सही हमारा यहाँ क्या होगा, वो है व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सहज हो जाता है। जब अंतर का स्नेह हम बांटते हैं तो हम पहले के मुकाबले और ज्यादा सहज और सरल हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ में। हर एक दृष्टा के कपोल आंसू से गीले होते का अर्थ क्या है? मतलब हर एक दृष्टा यानी हर एक गलत व्यक्ति के जो हैं गाल, यानी कपोल मतलब गाल जो है वो आंसुओं से गीले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बुरे व्यक्ति का हृदय भी भावनाओं से भरा होता है। बुरा व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर सुखी होता है। बुरा व्यक्ति कभी दूसरों को प्रसन्न नहीं देख सकता है। प्रत्येक बुरा व्यक्ति हृदयहीन होता है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो क्या है, बुरे व्यक्ति का हृदय भी भावनाओं से भरा होता है। यानी कि जब हम प्यार देते हैं तो अंदर से जो बुरा व्यक्ति है वो पसीजने लगता है, उसको पश्चाताप होने लगता है। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ थी जो आंसू के रूप में, पश्चाताप के रूप में उसकी आंखों से बाहर आकर बहने लगते हैं। अब आते हैं हमारे पास अथवा करके जो दूसरा पद्यांश दिया है उसको पढ़ेंगे। इस पे भी 5 प्रश्न दिए गए, तो आप पहला पद्यांश करिए या ये करिए, दोनों में से आपको एक करना है। क्या दिया है? जिसमें स्वदेश का मान भरा, आजादी का अभिमान भरा, जो निर्भय पथ पर बढ़ आए, जो महाप्रलय में मुस्काए, जो अंतिम दम तक रहे डटे, दे दिए प्राण पर नहीं हटे, जो देश राष्ट्र की वेदी पर देकर मस्तक हो गए अमर, ये रक्त तिलक भारत ललाट, उनको मेरा पहला प्रणाम। फिर वे जो आंधी बन भीषण,
कर रहे आज दुश्मन से रण, बाणों में पविसंधान बने, जो ज्वालामुख हिमवान बने, है टूट रहे रिपु के गढ़ पर, बाधाओं के पर्वत चढ़कर, जो न्याय नीति को अर्पित है, भारत के लिए समर्पित है। कीर्तित जिससे यह धराधाम, उन वीरों को मेरा प्रणाम। श्रद्धानत कवि का नमस्कार, दुर्लभ है छंद प्रसून हार, इसको बस वे ही पाते हैं जो चढ़े काल पर आते हैं। हुंकृति से विश्व कांपते, पर्वत पर दिल दहलाते हैं, रण में त्रिपुंताक बने, शर्व कर ले जो रिपु का गर्व खर्च, जो अग्नि पुत्र त्यागी अकाम, उनको अर्पित मेरा प्रणाम। तो यहां पर जो है वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बताया गया है कि ऐसे वीरों को जो है हम प्रणाम करते हैं जो इतने इतने महान कृत्यों को अंजाम देते हैं। तो क्या दिया है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसे प्रणाम कर रहा है, मातृभूमि को, पूर्वजों को, वीर सैनिकों को या हिमालय को। तो यहाँ पर कवि प्रणाम कर रहे हैं वीर सैनिकों को जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जो है इतने सारे बलिदान देते रहते हैं। कवि ने भारत के माथे पर लाल चंदन किन्हें कहा है, दुश्मन सिपाही को, शहीद सैनिकों को, सूर्य के तेज को या पर्वतों की चोटियों को। तो यहाँ पर कवि ने भारत के माथे पर लाल चंदन जो किनको बहा है वो है शहीद सैनिकों, मतलब जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। वो क्या है, वो अपनी मातृभूमि पर लाल चंदन का टीका, जैसे हम लोग ललाट पे लाल चंदन लगाते हैं ना, उसी के टीके के समान है। रिपु के गढ़ टूटते हुए कब प्रतीत होते, रिपु अर्थात दुश्मन के जो गढ़ अर्थात किले कब टूटते हुए हमें महसूस होते हैं या प्रतीत दिखते हैं हमको। पर्वतों के हिलने पर, भयंकर आंधी तूफान द्वारा तबाही मचाने पर, ज्वालामुखी और हिमखंड बनने पर, वीर सैनिकों द्वारा दुश्मनों पर आंधी की तरह भीषण वार करने पर। तो दुश्मनों के गढ़ अर्थात किले टूटते हैं जब वीर सैनिक द्वारा दुश्मनों पर आंधी की तरह भीषण वार करने, यानी कि जब वीर सैनिक जो हैं वो आंधी बनकर इनके किलों पर टूट पड़ते हैं। बाधाओं के पर्वत चढ़कर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बाधाओं के पर्वत चढ़कर। तो अब यहां पर देखिए अनियोक्ति, रूपक, पुनरुक्ति या अनुप्रास। तो यहां पर जो अलंकार है वो है आपका रूपक। रूपक किस में है, देखिए यहां बाधाओं और पर्वत, ये दोनों बाधाएं मतलब ऊंचे ऊंचे जो आपके हडल्स आते हैं, और ये किसके समान है, ये समान है पर्वत के। तो इसलिए इन दोनों में एक रूपता दिखाई गई है, तो यहां पर हो गया आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, कवि ने वीरों की किस विशेषता को प्रणाम करने योग्य बताया है, कौन सी विशेषता है, साहस और निडरता, अंतिम सांस तक देश के लिए संघर्ष करना, देश के लिए प्राणों का बलिदान देना, या ये सभी। तो यहां पर जो है इन्होंने इन सभी जो विशेषता हैं उनको प्रणाम करने की, भाई कोई अपनी प्राण निछावर कर देता है, इससे बड़ी बात क्या है। वो साहस हैं, निडरता से लड़ते हैं और अंतिम सांस तक देश के लिए संघर्ष करते हैं। तो ये सभी विशेषताएं हैं जिनको प्रणाम करना हमें चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पद्यांश जो है वो खत्म हो गया। तो प्रश्न संख्या 2 में 2 पद्यांश थे, दोनों ही हमने कर दिए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास में जो आ रहा है वो है हमारे पास में हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के चैप्टर में से कुछ बहुविकल्पीय। तो कितने पूछे गए हैं, ये आपसे पूछे गए हैं 5, एक मार्क्स के हैं आपके, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल, 30 मई, 15 जून या 15 फरवरी। तो पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है, नाटक का सबसे प्रभावशाली, चरित्र, प्रकाश योजना, कथ्य या रंगमंचीयता। तो सबसे प्रभावशाली जो तथ्य है वो है आपका रंगमंचीयता। भाई नाटक का अपना स्वरूप अस्तित्व में कब आता है, जब उसे हम मंच पर मंचित करते हैं, और इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है रंगमंचीयता में। भाई अभिनेता कैसा एक्ट कर रहा है, प्रकाश योजना कैसी है, संवाद कैसा है, किस घटना पर है, आपका स्टेज डेकोरेशन, सभी कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारा सबसे जो प्रभावशाली है वो है रंगमंचीयता। संवाददाता के कार्य का विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर
करने को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, संवाददाता यानी कि जो आपका रिपोर्टर होता है उसका कार्य विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर करने को मीडिया में क्या कहा जाता है? डेडलाइन, बीट या बाइट्स या डेस्क? तो इसको बोला जाता है क्या? बीट बोला जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी पत्रकार को जो है क्राइम पसंद है, मतलब उसे बड़ा इंटरेस्ट है कि वो क्राइम नॉवेल्स भी पढ़ता है और अपने क्षेत्र के क्राइम में हो रही चीज़ों के बारे में ध्यान भी रखता है, तो उसको जो क्षेत्र दिया जाएगा वो होगा क्राइम रिपोर्टिंग। तो अब उस संवाददाता या रिपोर्टर का जो क्षेत्र क्राइम डिसाइड किया गया वो क्या हुआ? वो उसकी बीट है। ठीक है, किसी को फिल्म से इंटरेस्ट है तो क्या है, सिने जगत उसकी बीट हो जाएगी। किसी को क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो क्रिकेट उसकी बीट हो जाएगी। किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है तो राजनीति उसकी बीट हो जाएगी। तो मतलब जिसको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसे उसको क्षेत्र दे देना, वो कहलाता है बीट। आलेख की भाषा की विशेषता होती है, जो आलेख लिखा जाता है उसकी भाषा की विशेषता कैसी होती है? सहज, सरल, रोचक, ये सभी। तो इनकी भाषा होती है ये सभी, यानी कि एक तो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं। फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो फीचर लिखा जाता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, औपचारिकता, ज्ञानवर्धन करना या सार्थकता। तो फीचर का प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है ज्ञानवर्धन करना, यानी कि लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी करना। भाई लोग जानते तो हैं लेकिन बहुत सी सारी बारीकियों को नहीं जानते, तो फीचर के द्वारा उनके उस ज्ञान को बढ़ाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या दिया है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में हमारा जो पठित, यानी हमने जो पठित हमारा काव्य है, काव्य खंड में, उससे हमसे यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है और उस पर प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 5। तो टोटल ये होगा 5 मार्क्स का हमारे पास में। तो अब यहाँ पर है हमारे पास जो काव्यांश, उसको हम पढ़ते हैं। क्या? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो ये चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज से लेकर हमारे सामने रखा गया है। अब इसी पर प्रश्न है, देखिए क्या है। काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं? संवेदनशील, दयालु, संवेदनहीन या कर्तव्यनिष्ठ? तो ये जो अपाहिज को कैमरे के सामने लाने वाले व्यक्ति हैं संवेदनहीन, जिनके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग नहीं है, वो दूसरों की लाचारी का जो है वो मजाक बनाकर बस पैसा कमाना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछते हैं? उसकी पीड़ा उभारने वाले, उसको पीड़ा से मुक्त कराने वाले, उसको संतोष प्रदान करने वाले, उसको धैर्य बंधाने वाले। तो उससे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? वो हैं उसकी पीड़ा को उभारने वाले, यानी कि उसकी तकलीफ बढ़ जाए, इस तरीके के प्रश्न उससे पूछे जा रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में मीडिया कर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो काव्यांश हमने पढ़ा, इसमें जो मीडिया कर्मी है, जो प्रश्न पूछ रहा है, ये किस उद्देश्य से इन सारे प्रश्नों को पूछ रहा, क्या करना चाहता है? वो अपाहिज व्यक्ति से सहानुभूति रखता है, वह अपना व्यावसायिक लाभ करना चाहता है, अपाहिज व्यक्ति के दुख से समाज को परिचित कराना चाहता है, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है। तो मीडिया कर्मी जिस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है अपना व्यावसायिक लाभ करना। यानी कि वो अपाहिज को इतना ज़्यादा ऐसा प्रश्न पूछकर रुला देना चाहता है जिससे उसकी टीआरपी बढ़ जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोग्राम को देखें और उसे लाभ प्राप्त हो। हम समर्थ शक्तिवान,
पंक्ति में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हम समर्थ शक्तिवान, ये शब्द हम जो है किसके लिए इस्तेमाल है? कवि के लिए, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए, उच्च वर्ग के लिए, अपाहिज व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर हम शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए। यानी कि एक अपाहिज व्यक्ति को आप बैठालकर अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सारे अंग फंक्शन सही काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपाहिज है, इसलिए आप उससे इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहां पर हम शब्द उसके लिए इस्तेमाल है जो प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि जो प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसे कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाने को कहता है? किसको वो बड़ा बड़ा करके दिखाने की बात कर रहा है? अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने या रोने की स्थिति को, प्रस्तुतकर्ता के हाव भाव को, अपाहिज व्यक्ति के अंग को, अपाहिज व्यक्ति के वास्तविक दुख को। तो यहां पर वो बड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करना चाह रहा है अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने या रोने की स्थिति को, यानी कि वो कुछ नहीं कह पा रहा, रो भी नहीं रहा है, रोने वाला है ऐसा चेहरा है, तो उसके चेहरे को जूम करके वो बड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करने के लिए बोलता है। इससे लोग क्या है, थोड़ा इमोशनल होंगे, उसके कार्यक्रम को देखेंगे और उसका व्यवसाय बढ़ेगा। इसलिए वो उनको क्या बोलता है, अपाहिज व्यक्ति के फेस को बड़ा बड़ा जो है जूम करके दिखाने के लिए बोलता है। तो अब यहाँ पर हमारा ये प्रश्न खत्म हुआ। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हमारे गद्य खंड का एक पठित गद्यांश। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अब है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर जो हमसे गद्य खंड का जो गद्यांश रखा गया है उस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं 5, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें इनका उत्तर देना है। क्या दिया गया है? पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर माल आसबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उनके प्रयोगों की उन्हें दरकार नहीं। बस पैसे से जुड़ा होने पर खुद उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो यहां पर बाजार दर्शन से हमारे पास ये लिया गया है पाठ, ये गद्यांश जो आया है। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? संयमी व्यक्ति पैसे के प्रयोग की आवश्यकता क्यों नहीं समझते? मतलब जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं वो पैसे की आवश्यकता को क्यों नहीं समझते? पैसे जोड़ने पर मन गर्व से भरा रहने के कारण, पैसे की आवश्यकता ना समझ पाने के कारण, पैसे को फजूल सामान समझने के कारण, पैसे की पावर का सही उपयोग करने के कारण। तो संयमी व्यक्ति पैसे के प्रयोग की आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि पैसे जोड़ने पर मन गर्व से भरा रहता है। मतलब हमारे पास पैसा रहता है तो हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। जिस दिन हमारे पास पैसा नहीं रही, देखिए हम कैसा बेचैन से होते हैं, अरे हमारे पास आज पैसा नहीं है, कैसे काम होगा। तो वो क्या है, जोड़ने को इसलिए करते हैं, जोड़े रहते हैं और उनके अंदर वो गर्व महसूस करते रहते हैं। फिजूल सामान को फिजूल कौन समझता है? कौन समझते हैं? बुद्धिहीन, संयमी, क्रूर या अमानवीय। तो यहाँ पर जो है फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं संयमी लोग, जो अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं। अब जिनको कंट्रोल नहीं कर पाते, संयमी नहीं होते, वो क्या चाहते हैं, मार्केट में पहुंचेंगे, पैसा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी, घर आके पता चलेगा अरे इसमें से कितना सामान तो हमारे मतलब का ही नहीं है। और संयमी व्यक्ति क्या है, पैसा होगा भी तो वो बहुत ही ध्यान से परचेजिंग करता है। पैसा बहाने से क्या अभिप्राय है? फिजूल खर्ची करना, पैसों को पानी में फेंकना, पैसे को महत्व देना, पैसे को सब कुछ समझना। तो यहां पर पैसा बहाने से तात्पर्य है फिजूल खर्ची करना। पैसे को जोड़कर गर्व का अनुभव कौन करते हैं? कौन है जो पैसे को जोड़कर गर्व का अनुभव करते हैं? बुद्धि व संयम से काम लेने वाले व्यक्ति, मन की इच्छा पूरी करने वाले व्यक्ति, स्वार्थ से परिपूर्ण व्यक्ति, लाचार और बेबस व्यक्ति। तो यहाँ पर पैसे को जोड़कर जो गर्व का अनुभव करते हैं वो हैं बुद्धि व संयम से काम लेने वाले
व्यक्ति। पैसे की पावर का रस किसमें है? किसको पैसे के पावर का रस होता है? विक्रय शक्ति में, परचेजिंग पावर में, संयमित व्यक्ति में, गर्व से भरे व्यक्ति में। तो पैसे की पावर का जो रस है वो होता है परचेजिंग पावर में, यानी कि हम कितना अच्छा सामान खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर यानी कि हमारे खरीदने की जो शक्ति है अर्थात पैसा, और इसी में पैसे की पावर होती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारी जो पूरक पुस्तिका वितान है उसमें से हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं, पूरे कितने 10 प्रश्न। अब इन 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो जो उसके 3 पार्ट हमारे इस बार सिलेबस में आ रहे हैं उन्हें मैं अच्छे से पढ़ना है और उनके उत्तर हमको यहाँ पर देने हैं। क्या है दिए? यशोधर बाबू पहले गौर मार्केट में सेक्रेटरीट तक साइकिल से आते जाते थे, परंतु अब पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर सही विकल्प छाटिए। तो पहले वो कैसे जाते थे? साइकिल से, अब पैदल आने जाने लगे। क्या कारण है? उन्हें ऐसा करने की सलाह डॉक्टर ने दी है, यानी कि यशोधर बाबू पहले सेक्रेटरी साइकिल से जाते थे, अब पैदल से जाने लगे हैं, तो ये सलाह करने के लिए किसने दिया है? डॉक्टर ने बोला है। उनके बच्चों को अपने पिता का साइकिल सवार होना पसंद नहीं था, इसलिए उनके ऑफिस में सभी पैदल आया करते थे, इसलिए उनके पास साइकिल की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। तो भाई पहले साइकिल से जाते थे, अब पैदल जाने लगे हैं। इसका कारण यह है क्योंकि उनके बच्चों को अपने पिता का साइकिल पर सवार होना पसंद नहीं था। वो साइकिल पर जाते थे तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने साइकिल छोड़ दी और वो पैदल आने जाने लगे। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगने पर वो क्या प्रतिक्रिया करते थे? कोई भी चीज अगर गलत लगती थी तो वो क्या प्रक्रिया करते थे? उनका डट कर विरोध करते थे, उस बात पर अत्यंत क्रोध करते थे, प्रसन्नता के साथ अपना विचार रखते थे, समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है कि समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। अभी उनका मतलब बहुत सी सारी चीजें थी, क्योंकि भाई यहाँ पर यशोधर बाबू का जो है उनकी पूरी फैमिली के साथ विचारधारा नहीं मिलती थी, तो उन्हें बहुत सारी चीजें बुरी लगती थी, तो हर बात पे वो प्रतिरोध नहीं करते थे, बस वो क्या कहते थे? समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप हो जाते थे, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। यशोधर बाबू पुराने जमाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए। वो पुराने ख्याल के हैं और बच्चे उनके कितने हैं? नए ख्याल के हैं। तो इनमें क्या है, इनके क्या प्रभाव पड़ रहा है विचारों पर, यह हमें देखना है। उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है, उनके अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, उनके बच्चे उन्हें समझते थे, उनकी पत्नी सदैव उनका समर्थन करती थी। तो इसका ये प्रभाव पड़ता था कि उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। भाई पत्नी भी बच्चों की विचारधारा के साथ मिल चुकी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं विचारधारा को नहीं मिला पा रहे थे, इसलिए जो है बच्चों और यशोधर बाबू के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर मतभेद बना ही रहता था। जूझ कहानी के नायक आनंदा को अपने दादा से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा? वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी से वो कह नहीं पाते थे कि मैं पढ़ना चाहूंगा। इसका क्या कारण था? क्योंकि वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था, इसलिए, क्योंकि वह आलसी और शैतान था, इसलिए, क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर बहुत पिटाई कर देंगे, क्योंकि उसे ज्ञात था कि पढ़ाई से अधिक जरूरी खेती करना है। वो पढ़ाई करना जाना चाहते थे, लेकिन ये बात वो अपने पिता से नहीं कह पाते थे। इसका ये कारण था क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर उनकी बहुत पिटाई कर देंगे, क्योंकि पहले तो वो पढ़ते थे 5वीं कक्षा तक, और लेकिन उनके पिताजी ने क्या किया था, वहाँ से स्कूल से हटाकर घर के, खेती के, इन सब कामों में लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी फ्री रहना चाहते थे, इसलिए तो अब वो पढ़ना चाहते थे, तो लेकिन ये बात उन्होंने डायरेक्टली अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि भाई उनको डांट पड़ेगी, पिटाई पड़ेगी, इसलिए। जूझ कहानी में आनंदा ने अपने पढ़ने की इच्छा माँ को ही क्यों बताई? वो उन्होंने माँ को क्यों बताई? पिता को तो नहीं बताई थी, माँ को क्यों बताई भाई? माँ से अत्यधिक लगाव के कारण, माँ को पिता के समान समझने के कारण, पिता द्वारा पहले ही मना कर देने के कारण, माँ के द्वारा पिता से ना डरने के कारण। तो माँ से उनका बताने का कारण था क्योंकि वह माँ से अत्यधिक लगाव महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बता दिया।
सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए, सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, वह काम को अधिक महत्व देती थी, वह केवल शहरों का निर्माण करती थी, वह केवल संपन्न वर्ग के लिए कार्य करती थी। तो इसकी सुंदर व्यवस्था जो थी वो आपकी थी, वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, यानी कि समाज फले फूले इस तरह के कार्य वहाँ पर होते थे। उसके खंडर देखकर ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह का दबाव या डर से कार्य नहीं होता था, वहाँ पर लोग स्वेच्छा से कार्य करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस कारण बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था? क्या कारण था कि वहां पे ज्यादा बीमारियां नहीं फैलती थी? पानी की निकासी के अनुचित प्रबंध के कारण, नालियां आदि उचित रूप से ढकी होने के कारण, छोटे छोटे घरों के स्थान पर बड़े बड़े घर होने के कारण, सामाजिक दूरी का पालन करने के कारण। तो वहां ज्यादा बीमारियां नहीं फैलती थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां पर नालियां जो हैं उचित रूप से ढकी थी। एक तो व्यवस्थित नालियां बनी थी, निकासी का बहुत अच्छा प्रबंध था, लेकिन वो सारी नालियां कवर थी, यानी कि वो खुली ओपन में नहीं होती थी, सब कवर नालियां थी। पुरातात्विक तथ्यों से सिंधु सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है? अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो जो पुरातात्विक तत्व मिले हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी, यह सभ्यता अविकसित थी, यह सभ्यता धर्म पोषित थी, यह सभ्यता बिखरी हुई थी। तो हमें पुरातात्विक यानी कि जो खोज करने से जो पुराने नमूने हमें मिले हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रदान की गई? किसके संघर्ष के बारे में हमें यहाँ बताया गया इस पाठ में? खेतीहर मजदूर के संघर्ष, गरीब माँ के संघर्ष, आनंदा के जीवन के संघर्ष या अय्याश पिता के संघर्ष? तो यहाँ पर संघर्ष किसका है? हमारे लेखक आनंदा के संघर्ष के, जीवन के संघर्ष के बारे में हमें पता चलता है। जूझ कहानी में आनंदा ने किस विषय पर कविता लिखना आरंभ किया? वो जब उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया तो वो कौन सा विषय था, हमें ये बताना है। अपनी माँ और परिवार के विषय में, माँ, खेती और आसपास के दृश्य पर, अपने अध्यापक सौंदगेलकर के व्यक्तित्व पर, भैंस गाय और उनके जीवन के संबंध में। तो उन्होंने सबसे पहले कविता लिखनी शुरू करी थी गांव, खेती और आसपास के दृश्य पर, यानी कि प्राकृतिक दृश्य जो था उस पर उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न भी हमारा खत्म होता है, मतलब 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इनके आंसर दे दिए। अब हमारे पास आता है खंड बा। खंड आ यहाँ पर खत्म हो गया पृष्ठ संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 7 से हमारे पास खंड बा शुरू हो रहा है। यहाँ पर हमसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात अब हम पूरा डिटेल में आंसर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न खंड बा का और हमारे प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न क्या है? दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। अब हमें क्या करना है? रचनात्मक लेख लिखना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, चारों को हम पढ़ रहे हैं और एक एक करके हम इसका जो है लेख लिखेंगे। तो देखिए लेख यहाँ पर सब आप लोग अपनी अपनी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रचनात्मक लेख का तात्पर्य है, तो हम अपनी सोच, अपनी विचारधारा को व्यक्त करेंगे। लेकिन किस तरीके से लिखना है, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, ये सारे तरीके हम आपको बताएंगे। तो हमने इन सभी को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देखते चलिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इन लेख को लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है परोपकार, मनुष्य का धर्म। दूसरा है छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में आवासीय विद्यालय की भूमिका, पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा, और चौथा है अध्ययन का आनंद। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए, 4 में से कोई एक हमें करना है। ये हमारा है 6 मार्क्स का, और याद रखिएगा 120 शब्द का होना चाहिए, 120 शब्दों का होना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है हमारा पहला ऑप्शन का परोपकार, मनुष्य का धर्म। तो यहाँ पर जब भी आप जो भी आप लेंगे, ऑप्ट करेंगे, का, खा, का, जो भी, उसका आप मिडिल हेडिंग डाल देना, ठीक है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर है उसको ये चीज़ पता चलेगी कॉपी चेक करते समय कि आपने कौन सा ऑप्ट किया।
तो सबसे पहले हमने डाल दिया, अब उसके बाद में लिखना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या, परोपकार मनुष्य का धर्म, यानी परोपकार यानी दूसरों पर उपकार। परोपकार मतलब दूसरों पर उपकार यानी दूसरों की मदद करना, और ये मनुष्य का धर्म है। इस चीज को आपको बताना है, भाई मनुष्य ही तो दूसरों का उपकार, प्राणी तो नहीं कर सकता, मतलब जानवर तो नहीं कर सकते। ये कार्य मनुष्यों को सौंपा गया है और ये हमारा प्रमुख धर्म है। भाई खुद तो अपना कार्य करिए लेकिन दूसरों की भी मदद करते रहिए। अब इसको आप लिखोगे कैसे एक रचनात्मक लेख में, देखिए परोपकार से तात्पर्य है दूसरों की सहायता करने से। जब हम अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करते हैं तो वो परोपकार नहीं होता है। परोपकार स्वार्थपूर्ण मन से नहीं हो सकता है, उसके लिए हृदय में पवित्रता और शुद्धता आवश्यक है। परोपकार क्षमा, दया, बलिदान, प्रेम, ममता आदि गुणों का ही रूप है। परोपकार मनुष्य का धर्म है। भूखे को अन्न, प्यासे को जल, वस्त्रहीन को वस्त्र, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा ही मानव का परम धर्म है। संसार में ऐसे ही व्यक्तियों का नाम अमर होता है जो अपना जीवन दूसरों के हित के लिए जीते हैं। परोपकार को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे मनुष्य की पहचान होती है। इस प्रकार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है। परोपकार की भावना लोक कल्याण से ही पूर्ण होती है। परोपकार मानव समाज का आधार है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे की सहायता और सहयोग हेतु सदा लालायित रहता है। परोपकार सामाजिक जीवन की धुरी है, उसके बिना सामाजिक जीवन गति प्राप्त नहीं कर सकता। परोपकार मानव का सच्चा आभूषण है, इसीलिए कहा गया है कि परोपकाराय सत्ताम विभूतयः, अर्थात सत्पुरुषों का अलंकार तो परोपकार ही है। हमारा कर्तव्य है हम परोपकारी महात्माओं से प्रेरित होकर अपने जीवन पथ को प्रशस्त करें, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के लोक कल्याणकारी संदेश को चारों ओर प्रसारित करे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई परोपकार क्या नहीं होता है, क्या होता है, क्यों किया जाता है, और किसको यह आभूषित होता है, और कैसे लोग इसके कारण प्रसिद्ध होते हैं। तो हमने यहाँ पर परोपकार से संबंधित जितने पॉइंट हम सोच सकते थे, हमने उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था, छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में आवासीय विद्यालय की भूमिका। यानी कि आवासीय विद्यालय यानी कि जहां पर वास करके काम, यानी कि हॉस्टल्स में जब कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसका वो छात्र किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनता है, आप किस तरीके से वो अपने दम पर सारे काम करने की उसके अंदर आदत पड़ती है। ठीक है, तो जो बच्चा आपका क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, उसकी भूमिका मोस्टली उसकी जो वहाँ पर है वो है हॉस्टल्स द्वारा निभाई जाती है। आपको ये भूमिका यहाँ पर स्पष्ट करनी है। तो क्या दिया है, मानव जीवन में शिक्षा का अहम योगदान होता है। यद्यपि शिक्षा का आरंभ एक व्यक्ति अपने घर से ही कर देता है, परंतु औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उसे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। हमारे देश में विद्यालयों के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, अर्ध सरकारी विद्यालय, ट्रस्टी विद्यालय, आवासीय विद्यालय। निजी और सरकारी, आवासीय विद्यालय यानी कि आपके निजी भी होते हैं और सरकारी यानी गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। इन सभी विद्यालयों के नाम भिन्न तो जरूर हैं, परंतु इनका उद्देश्य एक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। आवासीय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां छात्रों का विद्यालय परिसर में ही रहना अनिवार्य है। यानी कि आवासीय विद्यालय का तात्पर्य है कि स्कूल के अंदर ही, कैंपस में ही आप लोगों के रूम्स बनाए जाते हैं, वहां पे आपको रहना, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल्स में रहा जाना। छात्रों के जीवन पर आवासीय विद्यालय के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। यदि सकारात्मक पर चर्चा की जाए तो देखा जा सकता है कि आवासीय विद्यालय में कड़ा अनुशासन होता है। इसका प्रभाव विद्यालय के भविष्य पर पड़ता है। किसमें? विद्यार्थी के भविष्य पड़ता है। आवासीय विद्यालय में छात्र अपने परिवार से दूर रहते हैं। इस परिस्थिति में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका समाधान भी छात्रों को स्वयं ही करना पड़ता है, और इस प्रकार वे आत्मनिर्भर के गुण को अर्जित कर लेते हैं। इसी आत्मनिर्भरता के कारण वे अपने भविष्य का निर्धारण करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो मतलब क्या, हॉस्टल में रहते हैं तो सारे फैसले करना, सारे कामों को करना, तो इस तरीके से वे आत्मनिर्भर बन जाते हैं।
आवासीय विद्यालयों के वातावरण में छात्र के अंदर सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। आवासीय विद्यालय में परिवार से अलग रहने के कारण एक बच्चे के अन्य बच्चियों के परिवार की तरह सामंजस्य स्थापित करने का गुण आता है, क्योंकि भाई वो अपने परिवार से अलग रहता है, तो बाकी बच्चे जिनके साथ वो रह रहा है उनके साथ उसका संबंध परिवार जैसा हो जाता है। आवासीय विद्यालय में विद्यार्थी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकल पाने में सक्षम हो जाता है। इस कारण वह आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना सीख जाता है। मतलब उसके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जो उसने नहीं सोची हो, असहज सिचुएशन हो, तो भी वो क्या होता है, वो सिचुएशन से अपने आप को संभाल कर बाहर निकलने की जद्दोजहद में लग जाता है और निकल भी आता है। तो वहां पे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप इससे कर लेता है। अब आते हैं हमारे पास तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? पृथ्वी की रक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा। पृथ्वी हमारे जीने लायक है क्योंकि यहां पर पर्यावरण है। अब ये पर्यावरण नष्ट हो रहा है, ये हम सभी को पता है। अब अगर पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखना है, यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तो पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो इसी पर आपको यहां पर लिखना है, पृथ्वी की सुरक्षा हेतु पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि हमें अगर पृथ्वी की रक्षा करनी है तो पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। तो इस पर आपको पूरा पैराग्राफ बनाना, मतलब पूरा आपको रचनात्मक लेख लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। पर्यावरण और मनुष्य का गहरा संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु, सभी पर्यावरण की उपज है। भाई हमारा जन्म हुआ क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर हुआ, यानी पर्यावरण हुआ, तभी हमारा जन्म हुआ। तो हमारा अस्तित्व किसके कारण है? पर्यावरण के कारण है। मनुष्य अथवा जीव जंतु सभी की उत्पत्ति, विकास, वर्तमान स्वरूप एवं भावी अस्तित्व सभी पर्यावरण पर ही निर्भर है। प्रकृति मनुष्य के जीवन के लिए भी कितने ही साधन जुटाती है। मनुष्य के पालन पोषण हेतु स्वच्छ पानी, हवा, वनस्पति, खनिज उपलब्ध कराती है। आधुनिक युग में मानव द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का निरंतर दोहन किया जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि यह पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। तकनीक की इस दुनिया में मानव तकनीक को विकसित करने के लिए पर्यावरण का सहारा ले रहा है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए मानव और पर्यावरण के बीच एक मजबूत संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। पर्यावरण प्रदूषण जहां एक ओर हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण अनेक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। हमें अपनी धरती की रक्षा के लिए प्रदूषण को कम करना ही होगा। मनुष्य पॉलिथीन का प्रयोग करके उन्हें यूं ही फेंक देता है। ये पॉलिथीन भूमि में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है प्रदूषण हम फैला रहे हैं। पहले प्रदूषण फैलाएंगे, फिर उसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं। अतः पॉलिथीन का प्रयोग ना करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाना जा सकता है। साथ ही इससे भूमि प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। पृथ्वी की रक्षा व पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण का सहारा लिया जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वृक्षों को और सुरक्षा प्रदान करके ओजोन परत के संरक्षण में सहयोग देकर पृथ्वी की रक्षा का प्रयास किया जा रहा है। पेट्रोल व डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है तथा लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक किया जा रहा है। तो अभी तक हम ऐसे बहुत से प्रयास कर रहे हैं जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी है। पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी है। मनुष्य को अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति की अमूल्य भेंट को नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा तथा पर्यावरण की सुरक्षा के साथ सामंजस्य रखते हुए संतुलित विकास की ओर अग्रसर होना होगा। तो अब ये क्या था, हमने यहाँ पर ये पूरा पढ़ लिया ना कि पृथ्वी की रक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा कितनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन जो है वो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। 4 ऑप्शन थे ना, चौथा ऑप्शन था हमारा अध्ययन का आनंद। अध्ययन अर्थात पढ़ाई को हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या आनंद छिपा है, क्या चीज़ें छिपी हैं। आनंद मतलब हमारा सक्सेस भी है, उसमें सक्सेस प्राप्त करने के बाद भी आनंद है।
तो वो हमें यहाँ पर व्यक्त करना है। देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पर। विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो निरंतर अध्ययन करता रहता है तथा जो अध्ययन के आनंद का विषय अनुभव करे। संसार का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि विश्व में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी सफलता का मूल मंत्र अध्ययन ही रहा है। मतलब वो लोग बराबर पढ़ते रहे। तो पढ़ने से क्या होता है, हमेशा ज्ञान वर्धन होता रहता है, हम चीज़ों के बारे में जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का नॉलेज हमारे अंदर आ जाता है। जब नॉलेज आ जाता है तो जाहिर सी बात है उससे फायदा हम ही को होगा। गांधी जी के संबंध में कहा जाता है कि वे अवकाश का एक भी क्षण ऐसा नहीं जाने देते थे जिसमें वे कुछ पढ़ते ना रहे हों। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, जॉर्ज वॉशिंगटन, मार्क्स आदि महान नेताओं ने जो महाग्रंथ मानव जाति को प्रदान किए वे उनके अध्ययन के ही परिणाम थे। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य नामक महान पुस्तक काले पानी की सजा के दौरान लिखा। तो देखिए हम जो इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, हमारी सिलेबस की हों या बाकी और साहित्यिक किताबें हों, तो ये किसी ना किसी ने तो लिखी है, ठीक है। अब वो किसी ना किसी ने बराबर अध्ययन किया है, उनके ज्ञान का वर्धन हुआ है, तो उस ज्ञान को उन्होंने दूसरों में बांटने के लिए किताबों का निर्माण किया, जिन किताबों को हम पढ़ते हैं। तो देखिए जेल की सजा काटी वीर जो है उसके दौरान भी जो है उन्होंने पुस्तक का निर्माण कर दिया। वीर सावरकर का सन 1857 की क्रांति नामक खोजपूर्ण ग्रंथ भी कारागार में ही तैयार हुआ। ये लोग जेल के दूषित वातावरण में रहकर भी इतना उत्तम साहित्य तभी दे सके क्योंकि वे अध्ययन को आनंद का विषय मानते थे। अध्ययन के आनंद की कोई तुलना नहीं है। एक विचारक का यह कहना ठीक है कि पूरा दिन मित्रों की गोष्ठी में बर्बाद करने की बजाय प्रतिदिन केवल 1 घंटा अध्ययन में लगा देना कहीं अधिक लाभप्रद है। अध्ययन के लिए ना कोई विशेष आयु है और ना ही उनका समय निर्धारित है। अध्ययन मानव जीवन का अटूट अंग है, कवि रहीम ने कहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि अध्ययन के लिए कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, बचपन से लेकर आप बुढ़ापे तक हमेशा अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी पर कबीर रहीम जी ने कहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पै होए। ठीक है। दूसरा कवि वृंद ने कहते हैं, क्या कहते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। तो यहां भी इन्होंने बताया है कि सरस्वती अर्थात विद्या का ये भंडार जो है इसका बड़ा अजब ढंग है। इसको हम जितना खर्च करेंगे अर्थात जितना बांटेंगे ये उतना बढ़ेगा, और जितना इसको हम संजो के रखेंगे ये उतना घटता चला जाएगा। मतलब हमने अगर ज्ञान हमारे पास जितना है हमने अपने पास रखा ना तो ये घटता चला जाएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे, और जितना हम दूसरों को बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये भंडार जो है बढ़ता चला जाएगा। अध्ययन मनुष्य की चिंतन शक्ति और कार्य शक्ति बढ़ाता है। यह कायरों में शक्ति तथा निराश व्यक्तियों में आनंद का संचार करता है। अध्ययन के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति अपनी आयु रुचि के अनुसार अध्ययन करता है। किसी को विज्ञान संबंधी विषय पढ़ना पसंद है तो कोई कविता पढ़ना चाहता है। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं परंतु फिर भी पिछड़े हुए रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा पढ़ते रहेंगे लेकिन तब भी कुछ अचीव नहीं कर पाते। अधिक अध्ययन से स्वास्थ्य और आजीविका में भी बाधा होती है। अब पता चला आप जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्योंकि आप जबरदस्ती घुसे हुए हो। वहां पर है कि आप जैसे हम होता है ना, इंटरेस्ट है तो आप अध्ययन कर रहे हो। अब जबरदस्ती आपका मन नहीं लग रहा तब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। ये आप लोग समझते होंगे, जैसे हम लोग जब कोई भी चीज़ पढ़ना, एग्जाम आ रहा है उसके दौरान पढ़ रहे हैं, पढ़ते एक सिचुएशन आता है कि दिमाग थक जाता है, उस समय दिमाग में सब कुछ जाना बंद हो जाता है। तो वो क्या है, आप उसके बाद ओवरलोडिंग हो रही है। अब ओवरलोडिंग करोगे तो सामान तो इधर उधर से गिरेगा ना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब आपका दिमाग थक चुका है आप जबरदस्ती मत पढ़ो, यानी कि आप उसको रख दो किनारे। अब अगर आप पढ़ोगे तो कुछ भी आपके दिमाग में जाने वाला नहीं है, मगर आपका दिमाग बराबर थकता रहेगा। केवल किताबी कीड़ा बनकर रहना उचित नहीं है। इसके साथ साथ जीवन के विकास की अन्य बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अतिरिक्त जीवन को सत्य पथ पर ले जाने वाले साहित्य का भी अध्ययन करना
चाहिए। इसके लिए पुस्तकों के चयन में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त केवल पढ़ने मात्र से ही अध्ययन नहीं होता, यह मनन से होता है। अतः अध्ययन का मूल मंत्र है पढ़ो, समझो और ग्रहण करो। मतलब पढ़ो भी, समझो भी और ग्रहण भी करो। तो ये हमारा यहाँ पर ये लास्ट वाला ऑप्शन जो था वो भी खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 पे हमसे क्या पूछा गया है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में हमें देने हैं। तो अब ये हमारे पास जो आ रहा है पार्ट, इस पे हमारी जो क्या कहते हैं बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? आपसे पूछे गए हैं 2 प्रश्न, 3 मार्क्स का 1 प्रश्न होगा। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, क्या हमारे पास में प्रश्न दिया गया है। तो 3 प्रश्नों में से हमारा पहला प्रश्न जो है क्या है, कथा वस्तु की जीवंतता कहानी की महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है, स्पष्ट कीजिए। कथा वस्तु क्यों ये एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब हमें हमेशा जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ये क्यों जरूरी है आपको ये बताना है। कथा का सार रूप कथा वस्तु होता है। कहने का तात्पर्य है कोई भी कहानी हो उसे हम सबसे पहले कथा वस्तु यानी कथानक, कथा वस्तु आप जो भी बोल लीजिए, उसको हम तैयार करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कोई भी कहानी लिखने जा रहे हैं तो एक पॉइंट से तो हमारी कहानी शुरू होगी, उसके अंदर क्या होगा, तो इस चीज़ का पहले हमें सार सोच लेना है, तब हम कहानी लिखते हैं। तो ये वो क्या कहलाती है, कथा वस्तु। कथा वस्तु कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है। कहानीकार किसी घटना, स्वानुभव और परानुभव से प्रेरणा लेकर किसी कहानी की रचना करता है। स्व अनुभव मतलब हमने कोई चीज खुद एक्सपीरियंस की हो, परानुभव यानी किसी ने दूसरों के अनुभव से, यही हम हमेशा कहानी की रचना करते हैं। कल्पना के सहारे भी कहानीकार कहानी की रचना कर सकता है। कथा वस्तु के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वह कोरी कल्पना ना होकर सजीव व प्रासंगिक हो। माना कि आप हमेशा कोई एक सिचुएशन या घटना को लेकर कहानी लिख रहे हो, लेकिन ये सबसे जरूरी है, या आप कल्पना को लेकर भी कोई कहानी लिख रहे हो लेकिन उसमें आपको रियलिस्टिक पन देना पड़ता है, तभी लोग उससे जुड़ पाते हैं। अगर आप निरी कल्पना लिख दोगे तो वो कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। अतः कहानीकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी सजीव कथा वस्तु का निर्माण करे जो उसके उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोगी हो। कहानी में कथा वस्तु की जीवंतता बनाए रखना कहानीकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी का शीर्षक उपयुक्त तथा आकर्षक हो। कहानी की कथा वस्तु सजीव एवं रोचक होनी चाहिए। उसमें किसी भी घटना या प्रसंग का अनावश्यक विस्तार ना, मतलब जो घटना हमें जरूरी नहीं है, जो प्रसंग हमें जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। कहानीकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी विषय वस्तु का चयन करे जो रोचक होने के साथ साथ प्रासंगिक हो। उसका कर्तव्य है कि कथानक के उचित विकास हेतु विभिन्न घटनाओं व परिस्थितियों के चित्रण में परस्पर संबंध व क्रमबद्धता बनाए रखे। देखिए, जहां आप रियलिस्टिकपन देंगे वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपका फ्लो बना रहना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक ऐसा ना हो कि एक घटना कहीं और की है, दूसरी कहीं और की। अगर हम मान लीजिए कहीं और की घटना को, तो उसको आपस में मर्ज करने की 1-2 लाइन आपकी जरूर होनी चाहिए, जिसमें पता रहे कि वो एक फ्लो में या सीक्वेंस में वो कहानी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक लेखन में कथानक तथा चरित्र का विशेष योगदान होता है। इस कथन के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, 2 चीजें बताई गई हैं, पहला है कथानक तथा दूसरा चरित्र। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन दोनों के बारे में बताना है। क्या है? सबसे पहले हम कथ्य या कथानक के बारे में बताते हैं। नाटक का उसके कथ्य जरूरी होता है। अब जैसे अब कहानी से ही हम नाटक बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे कहानी में कथ्य होता है, एक छोटा सा सार होता है, वैसे नाटक में भी वो सार होगा। अब उस सार क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। नाटक में किसी कहानी के रूप को किसी शिल्प या रचना संरचना के अंदर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प एवं संरचना की पूरी समझ, जानकारी व अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर तक हो। अब क्या होगा, कहानी आपको पता है तो ठीक है, अब मान लीजिए आपको सिर्फ ये पता है कि हमें जो कहानी लिखनी है वो कोई ऐसा मुद्दा है या कोई ऐसा घटना है जिस पे लिखनी है जिसमें बहुत सारे या मतलब 2-3 दृश्य होंगे या एक दृश्य होगा,
लेकिन उसमें कहानी किस तरीके से घट रही है। तो आपने एक पॉइंट सोच लिया जो 2-3 लाइन में है। अब क्या है, उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा नाटक में कि कितने दृश्य लगेंगे, 1 दृश्य लगेगा, 2 दृश्य लगेंगे, 3। अब उन दृश्य के अकॉर्डिंग आप कहानी को धीरे धीरे विस्तार से लेके जाओगे। तो इसलिए कथानक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम नाटक में दृश्यों का चयन कर पाते हैं, पात्रों का चयन कर पाते हैं। तो सारी चीजों का चयन ही, यानी एक तरीके से नाटक का मंचन ही करने से पहले हमें सबसे पहले कथानक तैयार करनी है। कथानक के हिसाब से हम नाटक लिखेंगे। पूरा नाटक लिखने के हिसाब, जब हम नाटक लिखते हैं तभी हम दृश्य तैयार करते हैं, उसमें कितने चरित्र होंगे, उनमें क्या संवाद होगा, सभी कुछ हमारा किस पे बेस्ड होता है, कथानक पर बेस्ड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है चरित्र। नाटक को सशक्त बनाने में चरित्र का विशेष योगदान होता है, अतः नाटक लिखते समय यह अत्यंत आवश्यक है नाटक के पात्र व उसके चरित्र सपाट और सहती ना हो, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले हों। तो यहां पर क्या था, चरित्र, यानी कि आप उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, जितने भी अभिनेता उसको अभिनीत करेंगे, तो उनके कैरेक्टर में इतनी ज्यादा फ्लो होनी चाहिए कि वो अपने भावों को, अपनी चीजों को संवादों के या बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो चरित्र को हमेशा संवाद अच्छे दीजिए और चरित्र भी हमेशा अच्छे ही हमें चयन करने होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव आवश्यक होते हैं क्योंकि कविता के सभी तत्व परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। परिवेश यानी कि कवि जहां रहता है उसके आसपास का वातावरण हमारा क्या कहलाता है? परिवेश। यानी लीजिए घर का माहौल होगा, आसपास का प्राकृतिक चित्रण होगा, सभी कुछ जो है वो क्या होता है? परिवेश कहलाता है। अब कोई कविता अगर लिखी जा रही है कवि द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कविता में उसके आसपास का परिवेश शामिल होगा। अब जैसे आप कोई भी कवि ले लीजिए, जैसे हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनका सबसे फेवरेट जो टॉपिक है कविता का वो है बादल। अब वो बादल से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनको बहुत पसंद है, तो उनकी कविताओं में बादल का बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छा चित्रण होता है ना। उसी तरह भवानी प्रसाद मिश्र जी को ले लीजिए, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो उनकी कविताओं में आप वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो मतलब कोई भी कवि है उसके परिवेश में जो चीजें चल रही हैं वो हमेशा उसकी कविता के अंदर आता ही आता है। तो कविता लेखन हेतु परिवेश और भाव, भाव मतलब फीलिंग, वो क्या चीज फील कर रहा है। अब मान लीजिए जैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो एक कविता है कि जब वो जेल में बंद होते हैं, ठीक है, तो वो घर की याद उनकी कविता है, तो वो उस समय वो जब बंद होते हैं तो उन्हें घर की बहुत याद आ रही होती है, तो उस पर उन्होंने बहुत बड़ी कविता लिख दी जिसमें उन्होंने अपने पूरे परिवार का चित्रण कर दिया। उन्होंने आसपास का वातावरण, जो बारिश हो रही है, सावन का महीना है, उन सभी का चित्रण कर दिया। तो उसने उस कविता में मिश्र जी ने आसपास के वातावरण, उनके जेल का वातावरण, उनका परिवेश, उनके घर का परिवेश, उनके लोगों, वहां के सदस्यों का व्यवहार, सभी कुछ हमारे सामने वहां पर रख दिया था। तो कविता लेखन में परिवेश और भाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी परिचालित होते हैं। कवि की व्यक्तिगत सोच, दृष्टि और दुनिया का नजरिया कविता के भाव संपदा से बनती है। तो कवि क्या महसूस कर रहा है, क्या है, वो इन सभी चीजों पर रख देता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9 पे क्या निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में हमें देने हैं। तो अब हमें क्या करना है, फिर हमारे पास 3 प्रश्न हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 80 मार्क्स में देने हैं और ये 4 मार्क्स के। अभी पहले हमें कम में देने थे 60 में, अब 80 में देने हैं और सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। 4 मार्क्स का एक रहेगा और ये भी हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है। तो देखिए क्या दिया है, समाचार लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि पाठक वर्ग समाचार पत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए समाचार लेखन को सबसे हमें पहले स्पष्ट करना है, फिर पाठक वर्ग अर्थात जो लोग पढ़ते हैं, हमारे पास आता है ना पेपर, हम पढ़ते हैं आके, तो हम किस तरीके से समाचार,
अब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग व्यापार के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या खेल के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर अब मान लीजिए जैसे अभी मैच अगर स्टार्ट हो जाएगा क्रिकेट, तो ज़्यादातर जेंट्री क्या है ना, क्रिकेट के बारे में बहुत जानना चाहती है। तो आप पाठक वर्ग अब उसको प्रभावित कैसे करेगा, समाचार पत्र उसमें एक नया पेज ऐड करके सिर्फ क्रिकेट के बारे में खबरों को छाप देगा। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे फेस्टिवल सीजन आता है तो आप देखते हैं ना, उसमें कितने सारे नए नए एड्स और ऑफर्स के लिए जो है नया पेज जुड़ जाता है। ठीक है, नया पेज जुड़ जाता है और उसमें कितने तरह तरह के ऑफर्स निकलते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि पाठक वर्ग फेस्टिवल के टाइम अपने घर को सजाने के लिए, या जैसे दीपावली के टाइम है या धनतेरस के दिन होता है या दशहरे के दिन होता है, लोग नए वाहन खरीदते हैं, ज्वेलरीज खरीदते हैं, नए घर की बुकिंग करते हैं, तो इन सब के एड्स आपको बहुत ज़्यादा पेपर्स में दिखेंगे। और उसके लिए पेपर जो समाचार पत्र हैं क्या करते हैं, वो नए नए पेजेस को ऐड करके पूरे पेजेस में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। अब मान लीजिए आपके स्टेट में कोई बहुत बड़ी उद्घाटन होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ नया बनने वाला है, जैसे कोई ब्रिज है, कोई बिल्डिंग है, कुछ है, तो देखिए उस दिन जिस दिन उसका उद्घाटन होने वाला है या नींव पूजन होने वाला है, उस दिन एक पेज खाली उसी से आपका भरा रहेगा। ठीक है, क्यों, वो जिस नदी पे पुल बन रहा है उसकी डेप्थ क्या है, वो नदी कितनी पुरानी है, कौन सी कंपनी को वो पुल का कंस्ट्रक्शन मिला है, मतलब वो सारी नॉलेज समाचार पत्र आपके लिए दे देगा। तो पाठक वर्ग इस तरीके से जो है समाचार पत्र को प्रभावित करता है। इसको आप लिखोगे कैसे, देखिए, समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। यह एक विशिष्ट कला है। समाचार सूचनात्मक तथा तथ्यात्मक होते हैं। चूंकि इसका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के ही समाचार छापे जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वालों के मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं के संबंधित होता है। तो हमने बताया ना, पाठक वर्ग के अनुसार जो है वो समाचार पत्र प्रभावित होते हैं, उनकी रुचि के हिसाब से खबरें छापते हैं। नेक्स्ट आते हैं समाचार लेखन के प्रकारों को प्रकाश डालिए। अब समाचार लेखन किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने सीधा पिरामिड शैली और उल्टा पिरामिड शैली दोनों ही, पहले उल्टा पिरामिड शैली से लिखा जाता था, फिर बाद में पहले सीधा पिरामिड शैली से लिखा जाता था, अब उल्टा पिरामिड शैली से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर दोनों ही शैली के बारे में लिखेंगे। समाचार सामान्यतः दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहले है विलोम स्फूर्ति पद्धति, यानी कि ये क्या होगा, आपका उल्टा पिरामिड शैली। इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है, मतलब जो मेन खबर है सबसे ऊपर, तथा घटनाक्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। समाचार लेखन की इस पद्धति को उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसके अंतर्गत समाचारों को तीन भागों, इंट्रो, मुखड़ा और बॉडी या कलेवर तथा समापन में विभाजित किया जाता है। तो मतलब पहला पार्ट हमारा इंट्रो या मुखड़ा रहता है, दूसरा बॉडी या कलेवर रहता है और तीसरा होता है समापन। तो ये होता है उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट आते हैं आपका उद्धव स्फूर्ति पद्धति, यानी कि सीधा पिरामिड शैली। प्रायः समाचार विलोम स्फूर्ति पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं। उद्धव स्फूर्ति पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत किया जाता है। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए पूरे विवरण को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। मतलब अब ये जो पद्धति है प्रचलित नहीं है। ये जब समाचार लेखन शुरू में स्टार्ट हुआ था, जब पेपर छपते थे, तो ये इस पद्धति से होते थे, लेकिन अब उल्टा पिरामिड शैली से होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय थी? पहले समय में मौखिक कहानियां किस लिए प्रचलित थी? मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह समाचार का बड़ा माध्यम थी। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले समय में इतने ज्यादा जनसंचार के माध्यम नहीं थे, लोग ही इधर से उधर जाते थे, तभी एक दूसरे की खबरें प्राप्त होती थी। अब उसमें आप एक दूसरे की खबर देनी हो, अपना प्रचार, धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, शिक्षा प्रदान करनी हो, तो इन सभी के लिए कहानियों को सबसे सही माध्यम माना गया। मतलब
बोलते मौखिक रूप में कहानियां सुनाई जाती, चाहे अपना धर्म का प्रचार करना हो उसी के माध्यम से होता था, शिक्षा प्रदान करनी हो तो भी इसी के माध्यम से होता था। एक दूसरे राज्य की कहानियां, उनकी वीरता, उनकी कायरता, उनकी महानता को व्यक्त करने के लिए भी कहानियों का ही सहारा लिया जाता था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। क्या पूछा गया है? काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारी बुक है आरोस के काव्य खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आपको करने हैं और यहाँ पर 3 नंबर का 1 प्रश्न है, यानी कि 3 मार्क्स का आपका 1 प्रश्न आएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है? कि यानी कि समय गतिशील है, यानी कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। तो क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है। जल्दी जल्दी ढलने की आशंका के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है। इसी कारण वह प्रत्येक कार्य समय रहते शीघ्र पूरा कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति द्वारा कविता में समय के तेजी की से व्यतीत होने की ओर संकेत किया गया है। अर्थात समय तेजी से दौड़ता है। हर प्रकार के पथिक को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी गति में तीव्रता लानी चाहिए। समय की गति निरंतर प्रभावित होती रहती है, साथ ही ढल रहे अर्थात बीते समय को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता। समय का ध्यान रखकर तो पक्षी भी अपनी गति तेज कर देता है। तो यहाँ दिन जल्दी जल्दी ढलने का तात्पर्य है कि समय जल्दी बीतता है, इसके कारण व्यक्ति भी शीघ्रता से अपने कार्यों को पूर्ण करता है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना प्रसारण तंत्र पर एक व्यंग्य है। मतलब आपको इस कविता ने हमने पूरी पढ़ी है, इसके माध्यम से हमें ये बताना है कि जो प्रसारण और सूचना तंत्र है ये लोगों की संवेदनाओं के प्रति बहुत हीनता रखता है। मतलब बस उसे अपना व्यवसाय से मतलब है, दूसरों की भावनाओं से उसे कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीज यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखेंगे? देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता संवेदनहीन सूचना प्रसारण तंत्र का एक गहरा व्यंग्य है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर किसी अपाहिज की पीड़ा को जनसंचार माध्यमों के द्वारा आम जनों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति उसके दुख दर्द को बेचने का काम करता है। मतलब आप वहां पर क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप उससे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जिससे उसका तकलीफ और दुख बाहर निकल के आ रहा है। उसमें ना तो अपाहिजों के प्रति वास्तविक संवेदना है और ना ही उसके मान सम्मान के प्रति चिंता। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। उसके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न बेहद अपमानजनक होते हैं, जो प्रसारण तंत्र की संवेदनहीनता को ही उजागर करते हैं। वास्तव में मीडिया द्वारा एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का उद्देश्य सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर व्यक्ति की दीनता एवं बेबसी को बेचकर अपने दर्शकों की संख्या वृद्धि करके पैसा कमाना है। तो मतलब सामने बैठे व्यक्ति की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी भावनाओं को टीवी पे दिखाकर बेचना है और उससे धन कमाना है। सिर्फ उनका एक यही कार्य होता है। तीसरा प्रश्न है, मांगी के खैबियो मसीत के सोबियो, लेबो को एक ना देबको को दो। काव्य पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो क्या कहते हैं पहली थी ना कविता लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप कवितावली, तो ये कवितावली की जो पंक्ति है हमारे सामने रखी गई है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने भक्ति की ये रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल पर जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। उन्होंने बोला ना कि मैं मांग के खा लूंगा, मस्जिद के किसी भी मस्जिद में सो जाऊंगा, ना मुझे एक किसी से लेना ना मुझे दूसरे को कुछ देना। मतलब वो सिर्फ क्या है? राम के भक्त हैं, तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। तो कह रहे हैं राम भक्त तुलसी अपने युग की विषमताओं से डरते नहीं है, क्योंकि वे राम भक्ति के आकंठ में डूबे हुए हैं। अतः वे स्वाभिमान और निडरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मुझे अपना संसार बिगड़ने का कोई भय नहीं है और ना ही मुझे किसी से धन संपत्ति का आश्रय पाने का आश्रय है। मैं तो लोगों से मांग कर खाने में ही संतुष्ट हूँ।
मुझे मस्जिद में सोने से भी कोई समस्या नहीं है, मैं तो राम के भरोसे निश्चिंत हूँ। यहाँ तुलसी ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को जोरदार खंडन तथा मस्जिद में सोने की बात कहकर धार्मिक संकीर्णताओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। कहते हैं ना कि आप हिंदू हैं तो आप मस्जिद में जाके कैसे कर लें। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं राम भक्त हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्या हूँ, मैं राम भक्त हूँ। मैं मांग कर खा लूंगा, किसी के भर कर का भी खा लूंगा, सोने के लिए अगर मुझे मस्जिद में जगह मिल जाएगी तो मैं वहां जाकर भी सो लूंगा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा रहते हैं कि मैं इस धर्म का हूं, मैं ये नहीं करूंगा, तो ऐसी सोच का उन्होंने यहाँ पर धज्जियां उड़ाई, खंडन किया है ऐसी सोच का। यहाँ पर अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। क्या है, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। अभी हमने काव्य खंड से जो प्रश्न किए उसके उत्तर हमें 60 शब्दों में देने थे। अब हमसे काव्य खंड से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें से हमें 2 करने हैं, जिनके उत्तर हमें 40 शब्दों में लिखने हैं। 40 शब्दों में हमें लिखने। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो हमारा कितना है, 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 4 मार्क्स के हमारे पास प्रश्न संख्या 11 आएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न संख्या 11 का कविता और फूल दोनों खिलते हैं, किंतु कविता और फूल के खिलने में क्या अंतर हो सकता है। तो कविता के बहाने जो हमारी कविता है उसमें से लिया गया है। दोनों खिलते हैं लेकिन कविता और फूल के खिलने में अंतर है। क्या अंतर होता है भाई, कविता एक बार खिलती है, वो कालजयी होती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, मुरझाती नहीं। लेकिन फूल उसका अपने फूल खिलेगा, सुगंध कराएगा, 2 दिन बाद मुरझा जाएगा। लेकिन कविता कालजयी, वो कभी मुरझाती नहीं है। तो क्या है, कविता फूल दोनों ही खिलते हैं, लेकिन फूल जहां एक बार खिलकर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहीं कविता एक बार खिलने अर्थात शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेने के बाद निरंतर तथा अर्थ ग्रहण करके विकसित होती रहती है। वह कभी पुरानी नहीं होती, अपितु समय बीतने के साथ और भी व्यापक अर्थ ग्रहण करके अमर और अमिट हो जाती है। क्योंकि कविता हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो लोग द्वारा ऑप्ट करते रहते हैं और वो हमेशा अमर और अमिट हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के समय टूट जाता है। अब सूर्योदय के समय जो जादू टूट रहा है हमें वो बताना है। क्या है, कवि उषा के जादू को चित्रित करते हुए स्पष्ट करता है कि सुबह नीला आसमान अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। वह नीले जल में समान प्रतीत होता है जिसमें सूर्य किसी गोरी सुंदरी के भांति झिलमिलाता जान पड़ता है। सूर्योदय होने के पश्चात यह जादू टूट जाता है। मतलब उषा का जो समय होता है वो बहुत ही काम, सुंदर सा और बहुत ही शीतलता प्रदान करें, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ वो सारा जादू टूट गया। अर्थात जो सुंदर सी स्त्री दिखाई दे रही थी पानी में वो चली गई, जो लालिमा में वातावरण था, नीला शंख जैसा था, गीला, तो वो सारा जादू जो है ना, जैसे ही सूर्योदय हुआ रोशनी ज्यादा हुई और वो सारा जादू टूट गया। गा है, फिराक की रुबाइयों में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फिराक गोरखपुरी की गजल और रुबाइयां जो पार्ट है उसमें से रुबाइयों के ऊपर ये, क्योंकि गजल तो हमारे इस बार चैप्टर से मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है, खाली रुबाइयां हमको पढ़नी है, तो रुबाइयों पर ये प्रश्न हमको दिया गया है और पूछा गया है कि उन्होंने भाषा का बहुत ही विलक्षण प्रयोग किया है, हमें ये स्पष्ट करना है। कवि की भाषा उर्दू है परंतु उन्होंने हिंदी व लोक भाषा का प्रयोग किया है। कवि फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के भाई कवि रहे हैं, शायर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लोक भाषा जो है वो और हिंदी भाषा बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करी। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू व लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के विलक्षण प्रयोग हैं, जिसे गांधी जी की हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी लोग इस भाषा को सीखें। ये विलक्षण प्रयोग हैं। अब ये भाषा का विलक्षण जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें ये बताना। देखिए, जैसे लोका देना यानी बच्चे को उछालना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना। अब इसमें देखिए, पहनाना होता है, पिन्हाना है, घुटनियों मतलब घुटनों के बीच में दबा के बच्चों को कपड़ा पहनाना। फिर है गेसुओं में कंघी करना, गेसु मतलब बाल में। फिर है रूपमती मुखड़ा यानी कि सुंदर मुखड़े को रूपमती मुखड़ा बोला है। नर्म दमक, जिद आया बालक, रस की पुतली। माँ हाथ में आईना लेकर बच्चे को बहला रही है और क्या कहती है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है।
तो इस तरीके से आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है उर्दू के साथ में हिंदी और लोक भाषा का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। क्या है? गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारे पास आ गया क्या? हमारा गद्य खंड। ठीक है, तो गद्य खंड में अब इस प्रश्न में हमसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्नों को कितने 60 शब्दों में उत्तर देने। शब्द याद रखिएगा, 60 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। यहां पर एक प्रश्न होगा आपका 3 मार्क्स का, यानी कि प्रश्न संख्या 12 हमारा 6 मार्क्स का है। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 करना है। तो प्रश्न संख्या 12 का पहला यानी कि का है, लक्ष्मी के भक्तिन बनने की प्रक्रिया मर्म स्पर्शीय क्यों है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये भक्तिन पाठ से लिया गया है। भक्तिन जो है उसका नाम था लक्ष्मण। अब वो लक्ष्मण से वो भक्तिन तक बनी। ये मर्म से कि भाई लक्ष्मी तो थी, उसके अंदर सब कुछ था, लेकिन उसके पास अब वो सारी चीजें रही नहीं। फिर वो काम के चक्कर में कहाँ चली आती है? शहर आ जाती है। और यहाँ पर जब महादेवी वर्मा जी से मिलती है तो उसकी वेशभूषा को देखकर उसका नाम भक्तिन रख देती है। तो ये पूरी घटना को मर्मस्पर्शी तरीके से आपको यहाँ व्यक्त करना है। तो क्या दिया है? लक्ष्मण का जीवन दुखों से भरा रहा। जब वह केवल 36 वर्ष की थी तभी वह विधवा हो गई थी। पति की मृत्यु के उपरांत उसके ससुराल वाले उसकी संपत्ति लेना चाहते थे, इसलिए वह उसकी दूसरी शादी करने पर बल देने लगे, परंतु लक्ष्मी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, परंतु वह भी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने घर में धन का अभाव रहने के कारण वह एक बार लगान भी समय पर ना चुका पाई, जिसके कारण उसे धूप में खड़े रहने की सजा मिली थी। इस अपमान को सहन ना कर पाने के कारण वह अपना गांव छोड़कर शहर आ गई और लेखिका के यहाँ सेविका बन गई। उसकी वेशभूषा देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। इस प्रकार लक्ष्मी से भक्तिन बनने की प्रक्रिया वास्तव में अत्यंत मर्मस्पर्शीय है। यानी कि उसके जीवन में घटित दुखों के कारण उसके नाम कहीं मेल नहीं खाता था, तो वो अपने नाम को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसकी वेशभूषा को देखकर उसका नाम महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन रखा था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। बाजार एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना करता है। पाठ बाजार दर्शन के आधार पर बताइए सामाजिक समता की कैसे करता है? भाई उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं बाजार में परचेजिंग करने के लिए, सभी वर्ग से लोग आते हैं, चाहे वो एकदम निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, सभी लोग जो हैं वो बाजार में आकर परचेजिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? सामाजिक समता अर्थात सामाजिक समानता का जो है वो हमें बाजार में देखने को। आप एक से एक बड़े बड़े घरों के लोगों को भी देखेंगे और आप देखेंगे कि एक मजदूर भी वहां पे परचेजिंग करने आ रहा है। आप हिंदू देखेंगे, मुसलमान देखेंगे, ईसाई देखेंगे, बौद्ध देखेंगे, जैन देखेंगे, सिख देखेंगे, सभी धर्मों के लोग वहां पर परचेजिंग करने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? एक सामाजिक समानता को स्थापित कर रहा है। बाजार में सभी जाति, धर्म एवं लिंग के व्यक्ति आते हैं और वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह केवल ग्राहक की क्रय शक्ति को देखता है। बाजार में व्यक्ति की महत्ता उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। विक्रेता उसी ग्राहक को महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। मतलब हम किसी भी शॉप पे जाएं तो हम कितनी परचेजिंग कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं तो दुकानदार हम पर ध्यान देगा। तो उसके लिए मतलब हमारे जाति, धर्म, लिंग से नहीं है, उसकी हमारी क्रय शक्ति यानी हमारी परचेजिंग पावर से वो मतलब रखता है। इस दृष्टि से जाति धर्म का भेद मिटाकर बाजार सामाजिक समरसता की रचना करता है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि बाजार सभी प्रकार की असमानताओं को भूलकर सामाजिक समरसता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आ रहे हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? पहलवान की ढोलक कहानी में प्रयुक्त पंक्ति कफन की क्या जरूरत है से क्या अभिप्राय है? अब क्या है यहाँ पर, जब पहलवान के दोनों पुत्र मर जाते हैं तब वो मना कर देता है कफन की क्या जरूरत है, तो इससे क्या कहने का मतलब है? तो देखिए यहाँ पर दिया है, फणीश्वरनाथ रेणु की पहलवान की ढोलक कहानी में लेखक ने गांव की उस चिर परिचित अवस्था की भावपूर्ण चित्रण किया है जिसमें गांववासी अपनी भावनाओं से ही एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं। मतलब वहां भी महामारी फैली होती है, सब मर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग मर रहे होते हैं,
तो क्योंकि वे आर्थिक रूप से इतने समर्थ नहीं थे कि किसी आर्थिक सहायता कर सके। जब महामारी के कारण घरों में एक दो लाशें लगातार निकलनी शुरू हो जाती हैं तो मानसिक एवं आर्थिक रूप से इतने टूट गए कि कफन तक के लिए प्रबंध करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब गांव के लोग हैं, ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, अब महामारी फैली है, एक दिन में एक एक दो दो लाशें उठ रही हैं। अब तो कहते हैं कि वो कितना कफन का इंतजाम करेंगे, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो उसी तरीके से पहलवान के यहाँ भी एक साथ दोनों बच्चों की लाशें उठी थी ना, उसके दोनों बच्चों की। तो वो वाक्य और ये वाक्य हमारा एक ही जैसा है। उन्हें कफन का प्रबंध करने के लिए सोचना पड़ रहा था। यही कारण था कि गांव वाले अपने पड़ोसियों को बिना कफन के ही लाशों को पानी में बहा देने का सुझाव देने लगे, क्योंकि सभी को आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। तो सभी की स्थिति दयनीय थी, तो उस कंडीशन में वो क्या कहते हैं, कफन की जरूरत नहीं है, हम ऐसे उठाकर बहा आते हैं। अब आ गए हम अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 13 पे। क्या पूछा गया है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 40 शब्दों में देने। आरओ के गद्य खंड से ही हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं 3, जिसमें से करने हैं 2 और इनकी वर्ड लिमिट होगी 40। अब यहाँ हमें 40 शब्दों में हमको देने हैं उसके उत्तर। क्या है देखिए, ये 2 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, तो मतलब प्रश्न संख्या 13 हो गया हमारा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो 13 का हमारा पहला प्रश्न है, जातिवाद भावना समता में बाधा उपस्थित करती है। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के संबंध में कथन का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। जातिवाद भावना, जातिवाद की जो भावना होती है वो समानता में बाधा। इस पर भाई जब हम जाति के हिसाब से भिन्नता पैदा करेंगे तो समानता तो कहीं पैदा ही नहीं, समानता तो कहीं होगी ही नहीं ना। अब चाहे उसके हिसाब से आप श्रम विभाजित कर दो, समाज विभाजित कर दो, वहां समानता किसी हाल में नहीं होगी। तो ये जो आपके सामने वक्तव्य रखा गया है, ये हमें अंबेडकर के विचारों के हिसाब से व्यक्त करना है। यहाँ पर क्या है, जातिवाद भावना समता में बाधा उपस्थित करती है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भावनात्मक समता तभी प्रतिष्ठित हो सकती है जब समान भौतिक स्थितियां व जीवन सुविधाएं उपलब्ध हों। यानी समाज में हर जाति के लोगों को समान सुविधा उपलब्ध होंगी, तभी हम भावनात्मक तौर पर समानता। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, उच्च जाति के लोगों को जो है बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, मध्यम जाति को कम दी जा रही है और निम्न जाति को बिल्कुल ही नहीं दी जा रही। तो क्या यहाँ पर उच्च जाति के लोग भावनात्मक रूप से निम्न जाति या मध्यम व्यक्ति को अपने समान समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि सबको सुविधाएं अलग प्राप्त हैं, सबको अलग अलग तरीके से चीज़ें प्राप्त हैं। मान लीजिए उच्च वर्ग के लोगों को जो है ना समाज द्वारा सारी चीज़ें अच्छी अच्छी प्रोवाइड करी जा रही हैं, मध्यम वर्ग को बहुत थोड़ी करी जा रही है, निम्न वर्ग को बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इसमें क्या हुआ, जब वो हमको समान चीज़ें ही नहीं समान प्राप्त हैं तो हम समानता दिल से महसूस कर ही नहीं सकते हैं। जातिवाद के समाप्त होने पर ही यह संभव हो पाएगा। जातिवाद असमान व्यवहार को उचित ठहराता है जो सर्वथा अनुचित है। समाज को विकास और उत्थान के पथ पर तभी अग्रसर किया जा सकता है जब जातिवाद जैसी कुप्रथा से उसकी रक्षा हो सके। तभी हम अपने देश भारत को प्रगति की दिशा में गगन चूमते देख पाएंगे। अब आते हैं दूसरा प्रश्न है, काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वासों को अंधविश्वास कहकर उसके निराकरण पर बल दिया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसमें कई तरीके के अंधविश्वासों को दिखाया गया इस पाठ में कि वर्षा को बुलाने के लिए पहले पानी की बर्बादी करूं, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। क्या चीजें देखिए, लेखक ने इंद्र सेना के कार्यक्रमों को अंधविश्वास का नाम दिया। आम आदमी इंद्र सेना के नाम पर लोक प्रचलित विश्वास रखता है, परंतु लेखक इन्हें गलत बताता है। लेखक इन अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि इन्हें दूर करने से ही समाज में विकास होगा। तो वो भाई हमें जब पानी की कमी है तो पानी संजो के रखना, लेकिन यहाँ अंधविश्वास के चलते पानी को वेस्ट किया जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम जब समाज से इन सारे अंधविश्वासों को दूर कर देंगे तभी जो है हमारा समाज प्रगति कर सकता है। अब आते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का संस्मरण क्यों किया है? साम निरूपित कीजिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है शिरीष और महात्मा गांधी एक जैसे हैं, ऐसा क्यों उन्होंने बोला है? हमें ये समानता दिखानी है यहाँ पर। इस समानता क्यों उन्होंने किया है, इस चीज को यहाँ स्पष्ट करना है।
देखिए, सीरीज के संदर्भ में गांधी जी की कुछ विशेषताओं में समानता दिखाने के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ गई। जैसे सीरीज के समान ही गांधी जी में भी कठोरता के साथ साथ कोमलता व गुण विद्यमान थे। जहां वो विरोध करने के लिए कठोर रहते थे, अंग्रेजी सरकार का विरोध, वहीं पर उनके अंदर कोई विनम्रता या शीलता भी सारी उनके अंदर मौजूद थी, जैसे शिरीष के अंदर होता है। शिरीष की भांति ही गांधी जी भी वायुमंडल से अपने परिवेश में रस खींचकर कोमल एवं कठोर बन जाते थे। मतलब उनके आसपास का वातावरण ऐसा था कि जहां उन्हें कठोरता दिखानी है तो वो कठोर हो जाते थे, जहां उन्हें विनम्र या सरलता दिखानी होती थी वो सरल हो जाते थे। जन सामान्य के साथ कोमलता का व्यवहार करने वाले गांधी जी कभी कभी देश व समाज के हित के लिए अत्यधिक कठोर भी बन जाते थे। लोगों के लिए कोमल रहते थे और समाज को सही करने के लिए वो कठोर भी बन जाया करते थे। समय के अनुरूप परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हुए गांधी जी को भी स्वतंत्रता आंदोलन को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यवहार में कोमलता एवं कठोरता दोनों को अपनाना पड़ता था। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसा, खून खराबा, अग्निदाह आदि हिंसात्मक गतिविधियों के बीच अहिंसक होते हुए भी शिरीष के समान अटल या स्थिर बने रहते थे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमने दिखा दिया कि शिरीष के समान गांधी जी की तुलना उन्होंने क्यों करी है, ये सारी समानताएं हमने यहाँ पर व्यक्त कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये सैम्पल पेपर, मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ऐसे अभी और भी हम पेपर लेकर आते रहेंगे। ये तो भी हमारा पेपर नंबर 1 था, तो आप करते रहिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन देता है, साथ ही साथ अब आप यहाँ पर बुक्स और ई बुकलेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री। हम सारा वीडियो तो देखते हैं, अब बुक्स और ई बुक्स भी आप प्राप्त कर देंगे। तो यहाँ पर इन बुक्स में जितना भी कंटेंट है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है और इस कंटेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कैटेगराइज किया है इनको। कहने का मतलब है कि इनमें थ्योरी बुक्स हैं, आपकी एमसीक्यूज बुक्स हैं और साथ ही साथ इसमें आप सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक्स देखेंगे, आपके पीवीआईक्यू बुक्स देखेंगे। तो कई तरह की कैटेगरीज यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक फॉर्म दिया गया है, आप उसे फिल करिए। हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।